ठीक है। साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, लेंसेज के लिए पढ़ रहे हैं। हमने पहले मिरर के लिए पढ़ा हुआ है। मैं सारी चीजें जो रिलेट करके बताऊंगा मिरर से रिलेट करके बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से सुनना, ठीक है मैडम, इधर ध्यान देना, ठीक है। सुनो, हम जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो मिरर से रिलेट करके इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैंने मिरर में सारी डिटेल्स बताई थी, लेकिन जिनकी पहली क्लास है या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मिरर, उनके लिए मैं थोड़ा सा और बेसिक बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा डिटेल्ड में भी होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, सुबह 5:30 बजे वाला शायद होगा ऑनलाइन यार, ठीक है, मैं बता दूंगा वो सारी चीजें। अभी वो 1 दिसंबर की बात है, मैं फोटो भेजूंगा बेटा, स्टोरी पे डाल देना, वरना इतनी मार पड़ेगी ना। थैंक्स मैन, किसने बोला थैंक्स भाई, ठीक है। चलो सुनना, हमारे पास 2 तरह के लेंसेज है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के लेंसेज है, एक है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस, और एक है कनकेव लेंस, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये है कनकेव लेंस। समझना है मैंने क्या बोला, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, ये है f2 और ये है 2f2, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये है f2 और ये है 2f2। अगर समझ में आया मैंने क्या बोला, आपका समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। इसके आगे का सब कुछ इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सुनना, म्यूट वाला खेल मत खेलो बेटे, ठीक है। सुनना, दिमाग लगाना जरा ध्यान से यहाँ पर। अब बात ये आती है कि भैया चलो ये तो समझ में आ गया मुझे कि ये टॉपिक जो है वो इधर से आएगा। अब साइन कन्वेंशन वहां से कैसे रिलेट करा है, तो मैंने साइन कन्वेंशन जब मिरर बताया था तो मैंने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया है, वो तरीका जो तुम्हारे टीचरों को भी नहीं आता, कैप्शन भी यही था उस टॉपिक का ना। तो सुनना जरा ध्यान से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां से डिस्टेंस नापने वहां पर पहले मिरर में होता था पोल पॉइंट, मतलब सारे डिस्टेंसेस तुम पोल से नापोगे। सुनना है मैंने क्या बोला, मिरर के अंदर पोल होता था, तो लेंसेज के अंदर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये कि तुम सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। तुम इधर की तरफ जाओगे तब भी ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे, इधर की तरफ जाओगे तब भी ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, मतलब सिंपल सी भाषा में ये कि ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, ये लगा लो कि तुम्हें लेफ्ट जाना है तब भी ओरिजिन से नापोगे, राइट जाना है तब भी ओरिजिन से नापना पड़ेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला। अगर मान लो मैं एक कदम इधर चला, ठीक है, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से नापा, मुझे इससे आगे का डिस्टेंस नापना है तो मेरी मजबूरी है मुझे वापस यहीं पर आना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से नापा, यहाँ तक का, ठीक है, फिर मुझे इसका डिस्टेंस नापना है। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो यहाँ से यहाँ तक गया, नाप लिया, मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर इसके पास जाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो सारे डिस्टेंसेस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये कि पहले जो रेफरेंस पॉइंट पोल होता था वही यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे कि मैथमेटिक्स में तुम्हारे न्यू कार्टेशियन सिस्टम के अंदर तुम्हारा ओरिजिन होता है, दैट इज 0 0, ठीक है। तुम वाई एक्सिस पर, नीचे वाई एक्सिस पर, इधर एक्स एक्सिस पर या फिर इधर एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी नापते हो, तुम ओरिजिन से सारे डिस्टेंसेस लेते हो। ऐसा तो नहीं है ना तुम 0 से 1 तक गए और 1 से 2 पर जा रहे हो तो 1 बोलते हो उसको, तुम्हें वापस 0 से गिनना पड़ता है उसको, है कि नहीं। तो यही यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक दूसरी बात। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही बात होती है, ये तो सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा, ये सबको पता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भैया पॉजिटिव किसको माना जाएगा और नेगेटिव किसको माना जाएगा। तो इसका एक रामबाण इलाज बताया था मैंने, वो ये था कि जहां से लाइट आ रही है, लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आती है, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है यहाँ से लाइट आएगी हमेशा, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी हमेशा, जहां से लाइट आ रही है उस घर की तरफ ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। एक बात याद रखना, मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूं मिरर के सामने, ठीक है, मेरी इमेज बनेगी, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेरे को ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मुझे हमेशा मिरर की या फिर लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहना पड़ेगा, ठीक है। ये मिरर सॉरी लेंस है, ये लेंस है, इसकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मुझे हमेशा इधर की तरफ रहना पड़ेगा। समझ आया मैंने क्या बोला। तो लाइट इधर से आ रही है और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ रखा जाएगा, और सारे डिस्टेंसेस कहां से नापे जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। नाम क्या था यार, धीरज। धीरज, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब दिमाग लगाना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापता हूँ, अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ डिस्टेंसेस नापने, तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि देखो लाइट इधर से आ रही है, मैंने क्या बोला, लाइट के साथ साथ जाओगे तो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, लाइट के अगेंस्ट काम करोगे तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने पड़ेंगे, और तुम जाओगे कहां से, तुम ओरिजिन से निकलोगे। सिंपल सा मतलब बताता हूँ, सुनो, तुम्हें इस F1 का डिस्टेंस नापना था, ठीक है, तुम्हें इसका डिस्टेंस नापना था, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन 5 सेंटीमीटर लिखते समय मुझे प्लस या फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा,
ठीक है। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा इस बात को डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं ओरिजिन से निकला, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से निकला डिस्टेंस नापने के लिए, और पॉइंट इधर है तो इधर की तरफ जाऊंगा मैं इधर की तरफ गया, लेकिन लाइट इधर आ रही है तो देखो अगेंस्ट काम कर रहे दोनों, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैं इसके साथ क्या यूज करूंगा, एक नेगेटिव साइन यूज करूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इसका डिस्टेंस नापना होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका डिस्टेंस नापना है तो मैं अगेंस्ट काम कर रहा हूँ लाइट के, तो ये डिस्टेंस f1 का लूंगा, मैं नेगेटिव लूंगा। मान लो मुझे कभी इसका डिस्टेंस नापना पड़ता तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ डिस्टेंस नापने, है ना, और लाइट भी इधर जा रही है, तो हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये f2 अगर मैं लिखूंगा तो f2 क्या होगा, खत्म हुआ। भाई साहब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे टीचर को भी अगर आता होगा ना तो बहुत ही मुश्किल वाला टीचर होगा वो, बहुत ही अच्छा टीचर होगा फिर तो वो। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब तुम्हें आता है ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट तरीका ये पता लगाने का कि कोई भी साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, खाली खत्म हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऑप्टिकल सेंटर से निकलो, लाइट के साथ साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव लो, लाइट के अगेंस्ट चल रहे हो तो नेगेटिव लो, खत्म हो गया खेल। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो कॉमन टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट, ये सब जो हम वहां पे भी पढ़ते थे। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो बात करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। तुम्हें पता है कन्वेक्स का मेन फोकस जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, तो इसका मेन फोकस अगर ये वाला होता है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं पॉजिटिव, तो इसका एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। कनकेव का, ये कनकेव है, कनकेव का मेन फोकस ये वाला होता है, तो इसके अगेंस्ट चल रहा हूं तो इसका फोकस क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दूं तो ये दूरी हो गई ऑब्जेक्ट की, है ना। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, या तो तुम सीधा सीधा बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन इतना बड़ा थोड़ी लिखोगे, तुम सीधा लिख दोगे तो यू। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ रखा जाता है, ठीक है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, ऑब्जेक्ट आप हमेशा इधर की तरफ रखोगे, इधर की तरफ, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रखोगे तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव साइड में डाल करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव होगा, और इधर भी ये नेगेटिव होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसके साइड में मैं ऑलवेज लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर, चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स, यू हमेशा नेगेटिव होता है, खत्म हो जाता है, यू को तो ऐसे याद कर लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, सुनना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सुनना, इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, v। तुम्हें पता है कन्वेक्स में हमने कितने केस पढ़े थे, रुक जाओ, कितने केस पढ़े थे कन्वेक्स की? 5। बहुत बढ़िया, 6 केस पढ़े थे इसके हमने। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके हमने 6 केस पढ़े थे, जिसमें से 5 केस जो थे ना उसमें इधर की तरफ इमेज बनती थी, इधर की तरफ, है ना। एक छठा केस ऐसा था जिसमें इधर की तरफ इमेज बनती थी, ठीक है। तो 5 केसों में अगर इधर की तरफ इमेज बन रही है तो लाइट भी इधर से आ रही है, तो सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होते थे। लेकिन एक केस ऐसा था जिसकी वजह से नेगेटिव भी है कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? अगर इधर की तरफ इमेज बनती थी तो हम क्या बोलते थे, रियल या फिर वर्चुअल, रियल, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो रियल होगा। तो ये पता लगाने का तरीका, मान लो तुमने आंसर निकाला, तुमने फॉर्मूला लगाया, तुम्हारी v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो तुम बोलोगे रियल इमेज है। मान लो तुमने फॉर्मूला लगाया और v की वैल्यू नेगेटिव आई तो तुम बोलोगे वर्चुअल इमेज है। इसीलिए प्लस और माइनस की जरूरत पड़ती है। समझना है मैंने कहा? कभी वो खेल भी जाता है, वो क्या करता है, रियल और वर्चुअल बोल देगा, रियल बोलेगा तो तुम्हें अपने आप दिमाग लगा के पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, और अगर तुम उसने वर्चुअल बोले तो तुम्हारा दिमाग लगा के तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। तो उल्टा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? जिन्होंने मिरर पढ़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज बोल देना कि भैया आप जल्दी बोल रहे हो। समझ में आया मैंने कहा? 6 अनुभव, 6 का मतलब क्या होता है? अच्छा 6 केसेस, सॉरी, ठीक है यहाँ तक पक्का समझ में आया? इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें इमेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसमें कितने केस पढ़े थे हमने? 2 केस पढ़े थे, है ना। दोनों केसेस में इधर की तरफ इमेज बनती थी, तो इधर की तरफ इमेज बन रही है, लाइट इधर से जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। और इसमें दोनों केस क्या थे? सॉरी वर्चुअल, दोनों केस किसके थे? वर्चुअल के थे। समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म। अब बात आती है हाइट की, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बोल देना, ठीक है। जल्दी, तुम्हें पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं, मैंने मिरर में सब कुछ धीरे से बता रखा है। सुनना, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर रखा रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस के कभी भी नीचे देखा है ऑब्जेक्ट? नहीं, किसी भी केस में ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है तो यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी?
पॉजिटिव। कोई भी चीज ऊपर होगी, इस बार लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर कोई भी चीज ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे होगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो नेगेटिव होगी, खत्म बात। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी ऑलवेज लिख सकते हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इमेज में दिक्कत होती है। हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो इसमें 6 केस थे, 6 में से 5 केस में जो हाइट, अगर ऑब्जेक्ट आप ऐसे रखते थे ना तो इमेज ऐसे बनती थी उल्टी, तो इसीलिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें यहाँ पर बनती थी तो सीधी बनती थी, इसलिए पॉजिटिव। तो अगर उल्टी बनती है इमेज तो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो बता देना। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिखते हैं या फिर एच डैश लिखते हैं। ठीक है, सुनना, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। इसमें 2 केस थे और दोनों केस में इमेज इधर बनती थी, ऑब्जेक्ट भी इधर था, इमेज भी इधर थी, है ना। तो ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ की वजह से क्या लेंगे, पॉजिटिव। और कौन सी इमेज बनती है, डायरेक्ट इमेज बनती है, खत्म बात। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भैया इधर इमेज बन रही तो आपने तो लाइट के साथ लिया, तो हाइट के लेते समय लाइट का कांसेप्ट यूज नहीं करते हम। ठीक है, खत्म बात। फिर हम ये देखते हैं हाइट लेते समय हम ये देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे, खत्म बात। ये रे सारे साइन कन्वेंशन, अब मुझे सिर्फ फार्मूले बताने हैं, अगर किसी को यहां से भी कोई दिक्कत है तो पूछो भैया। कुछ नहीं है, कुछ तो आया होगा। हां बोल भैया जो वी इमेजेशंस आया था इसमें पॉजिटिव है जो वो रियल है, और हाइट ऑफ इमेज में जो पॉजिटिव है वो इरेक्ट है। वो छोड़ दे, मैं समझ गया। ठीक है, लेंसेज मिरर के अंदर वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते थे, नेगेटिव नेगेटिव होते थे, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पूछो भाई। हाइट वाला एक बार और बता दो। हाइट वाला ये कॉन्सेप्ट है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, कभी भी ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा है क्या प्रिंसिपल एक्सिस के। इन्फिनिटी वाला केस भी होता था ना, तभी हम इधर की तरफ रखते थे, तभी हम ये नहीं बोलते थे कि हम नीचे रख रहे हैं, हम ऐसे में रखते थे। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, चाहे मिरर खोल के देख लियो वहां पे भी पॉजिटिव ही था। ठीक है, इमेज कभी नीचे भी बनती है और कभी ऊपर भी बनती है, तो उसके दोनों केस ले लिए। ठीक है, लेकिन इसमें 2 केस थे और दोनों में इमेज हमेशा ऊपर ही बनती थी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव लिया है। समझा, इसके साइड में ऑलवेज नहीं लिखा, जिसके साइड में ऑलवेज लिखा है ना वो कनकेव, कन्वेक्स, लेंस, मिरर सब में सेम रहता है, इसीलिए ऑलवेज लिखा है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म हो गया आखिर। बताओ, अब लेंस फार्मूला बचा है, जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। वैसे मिरर फार्मूला था वो, ये लेंस फार्मूला हम पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। और अगर किसी को कलरफुल मेथड से समझना है, कलर्ड वाला मेथड समझना है साइन कन्वेंशन का, तो वो भी मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। मैंने तो पहले ही बताई थी बात। मान लो ये वीडियो मेन है, इस वीडियो को अगर मैं डाल रहा हूँ पार्ट 20, तो जो कलर्ड वाला पार्ट होगा वो पार्ट 21 नहीं होगा, पार्ट 20A होगा। ठीक है, तो तुम देख लेना, प्लेलिस्ट ले लेना पूरी की पूरी, उसमें सारे लाइन से है। देखो फटाफट पूछो किसको डाउट पूछना है। हाँ मैडम, क्या ये क्या नाम लिया करने से बढ़िया जारियत वाला को ऐसा तभी होती है। मैं रोज नहाती हूं। हो गया यहाँ तक पक्का, समझ आया कुछ। ठीक है चलो आगे बात करते हैं भाई। आगे क्या बात करनी है, आगे एक सिंपल सी बात ये करनी है कि हमें फॉर्मूले की बात करनी है। ये खत्म हो गया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, किसी को वो लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। बाकी लाइट एक छोटी सी जगह पड़ रही है, वो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा। लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने ही कहाँ देते हो, अबे इतनी देर से तो फ्री है पूरा बोर्ड। मैं बिल्कुल एक सिंगल सेंटीमीटर भी नहीं आ रहा मैं। भैया हाइट वाला एक बार बता दो। ठीक है बता दिया मैंने, रहने दो। ठीक है, प्रतिभा हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। अबे ऑनलाइन बैठी है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, यहाँ क्या देख रही है। करिए अरे पार्टी में क्या। चलो शुरू करते हैं। यहाँ समझ आ गया मैंने क्या बोला, आगे करते हैं। सुनना जरा ध्यान से भाई और बहनों और उनकी सखियों, सुनो। यहाँ पर दिमाग लगाना, हमारे पास है पहले मिरर फॉर्मूला था, अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है। पहले मिरर फॉर्मूला बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था, ये लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैं मिरर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। ये था मिरर फॉर्मूला, ये था मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पता है क्या है, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव।
खत्म। एक और चीज बताऊं, मिरर फॉर्मूला में याद करने में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। क्यों भाई? क्योंकि उसमें होता था 1/v + 1/u = 1/f। ये बच्चों को सबको याद रहता था कि f एक तरफ है, बाकी ये दोनों इधर है। तो बच्चे क्या करते थे, 1/u + 1/v भी लिख देते थे, तभी से ये फॉर्मूला था। लेकिन इसमें ऐसा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव थे। देखो तो आगे पीछे कर दोगे 2 + 3 3 + 2 बात एक ही आएगी, लेकिन इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव है। 3 - 2 2 - 3 कभी भी बात बराबर नहीं होती शायद, ये तो मैं समझ नहीं पड़ा। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए ये बात याद में रखना कि पहले v आता है फिर माइनस करके u आता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? और ये बताते हैं हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला। ध्यान से सोना नहीं है, समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म हो गई बात। अच्छा, उसके बाद मिरर में मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था, m = -v/u। यहाँ पर ये माइनस हटा दो चुपचाप, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वहाँ पे -v/u। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले यहाँ से माइनस हटा दो, बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है। समझना है मैंने क्या बोला? एक और फॉर्मूला था वहाँ पर मैग्निफिकेशन का, हाइट का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें भी नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव कुछ नहीं था, मतलब पॉजिटिव है दोनों। यहाँ पर भी सेम है, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली मिरर और लेंस का सेम है, ठीक है। बाकी इन दोनों में एक माइनस के अंतर आया, बाकी खत्म। एक टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, वो मैं अभी बताऊंगा, बाकी सब कुछ खत्म इस चैप्टर का। आपका बर्थडे याद था, बस स्टेटस देखकर कल विश किया था आपको। नहीं याद था मुझे भाई, 26 नवंबर थी, फ्रेंड इतने दिनों से लगा रही है, पलक तेरे से ज्यादा पागल हो रही थी बर्थडे के लिए, सब याद है मुझे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? आजकल एक नया ट्रेंड चला है ना, क्या नाम है, क्या कहता है वो, हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, उसके बाद वो रहता है हैप्पी ईव, है ना यार। ये बड़ा ये भाई, एक दिन बर्थडे होता है, एक दिन एंजॉय करो, खत्म कर दिया करो, ये लड़कियों की ज्यादा है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट थे ना, मतलब वो लड़कों को तो कुछ नहीं होता कि उसी दिन विश करते हैं, भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है भाई मुझे पार्टी कब मिलेगी? जब मिलेगी, ठीक है भाई। लड़कियों का मतलब जो वाली स्टूडेंट है, ठीक है, तो कुछ है मतलब जो पुराने एज के ना, वो भाई 3 दिन पहले भैया हैप्पी ईव, मगर ये कौन सी ईव है चलो ठीक है यार, अच्छी बात है यार, एक्साइटेड, यू शुड बी एक्साइटेड ना, किसी दिन के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। शादी तो हो रही है तुम्हारी, बता तो मुश्किल एक्साइटेड रहते, ठीक है। चलो ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/v = 1/f। लेंस फॉर्मूला का ठीक माइनस वाला अंतर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन में यहाँ पे माइनस लगा था, मिरर का मैग्निफिकेशन बन जाएगा, वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? सब कुछ सम अप कर रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा मैंने, सुबह वाले बैच में मतलब पैड पे लिखा हुआ है, वो देख लेना, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वर्ड के आगे अगर एब्सोल्यूट वर्ड लग जाता है तो मीडियम 1 क्या हो जाता है? एयर या वैक्यूम। किसी को याद नहीं है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे जो बिल्कुल नालायक हो और नंबर भी ना लाए और मेरा नाम और डुबा दे, ठीक है। और नहीं, और तो है ही नहीं, डुबाई दे। और कहाँ से डुबाओगे? पहले अच्छा है मेरा नाम, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम जरूर करेंगे, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। कुछ पूछना करोगे बेटे? आगे बैठिए, कुछ तो वो करना पड़ेगा ना, कंपनसेशन। चलो सुनना जरा ध्यान से। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पावर। यानी पावर कहीं पे पीछा नहीं छोड़ता। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे 2 पावर, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 पावर। तूने कौन सा पढ़ा है? हाँ कैसे समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पावर फॉर्मूला कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। पावर का मतलब क्या है? तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। सुनना, सिंपल सा मतलब है, तुम्हारा लेंस, चश्मा जो लगता है उसका लेंस कितना एडजस्ट कर सकता है, कितना डाइवर्ज और कन्वर्ज कर सकता है किसी लाइट को। डाइवर्ज कब करेगा? अगर वो कनकेव है। कन्वर्ज कब करेगा? अगर वो कन्वेक्स है। तो तुम्हारा लेंस, स्फेरिकल लेंस बोल देते हैं, तुम्हारा स्फेरिकल लेंस किसी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, इस चीज को मेजर करने के लिए क्या बोला जाता है? पावर, ठीक है। द कन्वर्जिंग and the diverging strength of your lens, of your मतलब of a lens is known as power. एक लेंस किसी पैरेलल लाइट को कितना डाइवर्ज कर सकता है, अगर कनकेव है, अगर कन्वेक्स है तो कितना कन्वर्ज कर सकता है, ये उसकी ताकत है। समझाया मैंने क्या बोला? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को जो चश्मा लगा हुआ 0.5
जो भी यूनिट है अभी मैं बताऊंगा, 0.5 का लगा हुआ है ना। तो अगर मुझे चश्मा लगा हुआ 0.5 का, तो जो मेरा जो चश्मा है ना वो उतना ही वो क्या नाम है लाइट को मिला पाता है, ठीक है, या फिर डाइवर्स कर पाता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लेंस लगा हुआ है और तुमने बोला कि मेरे लेंस का जो पावर है वो 2 है, 2.0 है, ठीक है, तो मेरे से तो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तेरे लेंस की मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो तुम्हारी जो तुम्हारा चश्मा होगा वो ज्यादा लाइट को मिला देता है, अगर डाइवर्स करने वाला तो ज्यादा डाइवर्स करता है मेरे लेंस से ज्यादा, क्योंकि मेरे लेंस से ज्यादा पावर है। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसी चीज को क्या बोलते हैं हमने इंग्लिश टर्म में? पावर, ठीक है। अगर डेफिनेशन याद रखनी है तो डेफिनेशन याद रख लो, द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर। समझा है मैंने क्या बोला? इसका फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत वाला है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या है देखना जरा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। इनडायरेक्टली को भी क्या डायरेक्टली को भी स्टेटस याद हुआ ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अबे इधर ध्यान दे ले प्रदीप, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसका फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत वाला है, और वो फॉर्मूला क्या दिक्कत वाला है सुनो इधर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये है दिक्कत वाला, खत्म, ये है इसका फॉर्मूला। भाई जो भी आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई है ना उसको 1/में कर दो, खत्म हो जाएगा। 1/में करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल 50 है, ठीक है, तो 1/50। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पर, जो फोकल लेंथ होगी ना वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, f शुड बी इन मीटर। मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनते थे, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो कैसे क्वेश्चन थे, उसमें बोलता था कि ऑब्जेक्ट दे दो रखा है, फोकल लेंथ इतनी है, ये फिर पूछता था नेचर बता दो, साइज बता दो, मैग्निफिकेशन बता दो, साइज, ये सब कुछ पूछता था। अब पता है क्या करेगा, अब एक और वर्ड जोड़ देगा, बेटा एक काम करो लगे हाथ ना पावर भी बता दो। समझा मैंने क्या बोला? पावर निकालने का तो सबसे आसान तरीका है, जो भी फोकल लेंथ दे रही है उसको वहां से उठाओ, 1/में वैल्यू डालो। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना कि जो फोकल लेंथ आप डाल रहे हो ना वो मीटर में होनी चाहिए। मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर दी हुई है ना, तो तुम उसको क्या करोगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट इज 0.5 मीटर, तो 1/0.5 मीटर आएगा उसका, तो पावर कितनी होगी उसकी 1/0.5 मीटर। समझ में आया? फिर इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट लेकर जाने जाएगा 2, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, अब टॉपिक ये है, तो पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। सुनना जरा ध्यान से, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, DIOPTR। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कैपिटल डी से, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारे चश्मे का पावर कितनी है, तो तुम बोलते हो 2, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए, 2 डायोप्टर। अगर तुमसे पूछा जाता है तुम्हारी लेंस की कितनी पावर है, तो अगर तुम मान लो बोलते हो 0.5, तो क्या बोलोगे तुम आपसे 0.5 डायोप्टर या फिर कैपिटल डी। आया समझ में मैंने क्या बोला? हाँ भाई साहब सिद्धार्थ, हाँ हो गया, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म हो गया, ठीक है। सॉरी वॉरी मत बोला कर यार, मजाक था यार, टेंशन मत ले, इधर ध्यान दे बस। बोल 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 सिद्धार्थ, कौन क्या हो गया तेरा? डायोप्टर, 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 अबे ऐसा यूनिट है बताया तो, जैसे लेंथ को किलोमीटर में नापता है ना तू, वैसे ही एक लेंस कितना कन्वर्ट कर रहा है, कितना डाइवर्ट कर रहा है, इस चीज को नापने के लिए ऐसा यूनिट चाहिए डायोप्टर। अगर मैं बोलूं 2 डायोप्टर और मैं बोलूं 3 डायोप्टर, तो 3 डायोप्टर वाला ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा लाइट को मिला देता है। हाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना मत पूछो, क्या कर सकते हैं, भूख लग गई है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा था, पावर से कैसे पता चलता है किसी के आईज कितनी वीक है। अरे सिंपल सा लॉजिक है ना यार, सुन मेरी बात, मेरी आंखें 0.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 डायोप्टर का लेंस यूज करती है, तो मेरे उस लेंस को हल्की सी लाइट को मिलाना पड़ता है। चलना है मैंने क्या बोला? लेकिन तेरी आंख को मान ले फॉर एग्जांपल, तेरी आंख मान मतलब मेरे को तो चश्मा लगा होगा, ठीक है, मान लो 2 डायोप्टर है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि तेरी लाइट जो वो है लाइट है उसको ज्यादा मिलाना पड़ता है। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, वैसे ये एग्जांपल ना चैप्टर नंबर 11 जब पढ़ते तब समझ में आता, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में से ये टॉपिक डिलीट कर दिया। इसी बात से एक और बात याद आई, जो मैंने अभी टाइमिंग्स बताई थी ना, उसमें एक और चीज बतानी है मुझे वो मेरे से स्किप हो गई। ठीक है, कितना टाइम बचा है? ठीक है, अरे अरे सबसे अच्छा फायदा है आज ये ऊपर चला गया टाइमर, इसका मतलब क्या है कि आज ये जूम वाले फिर जरा फ्री दे रहे हैं। अरे अच्छी बात है, तो हम लोग भी क्लास लेंगे, एक ही क्लास लेंगे, एक ही सेशन। मैं सोच रहा था पहले एक ही सेशन 40 मिनट्स का लेंगे, अब एक सेशन 1 घंटे का लेंगे। क्या बात है, अरे कभी कभी करते हैं जूम वाले दया। चल इधर देखो पहले, सुन इधर मानसी, मान ले फॉर एग्जांपल तेरा लेंस ये है, आई लेंस में जो आई में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स काम करता है। सुन ठीक है, ये लेंस है, आई लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे तेरा रेटिना है, ठीक है। मैं वैसे हम ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं, लेकिन तूने पूछा तो पूछ। सुन ये मेरा रेटिना है, ये मेरा आई लेंस है, ठीक है। बाहर से कोई लाइट आई मेरी आंखों में, ये आ गई लाइट, हमेशा पैरेलल आती है, बात ध्यान रखियो। ये क्या करेगा, लाइट को मिलाएगा,
ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल मेरी आंखें थोड़ी वीक है, तो जो मेरी जो लाइट है ना ये यहाँ पर आकर मिलती है, यहाँ पर आकर। अब तो दिमाग लगा कि मुझे थोड़ी सी और आगे पहुंचाना है ना। लेकिन अगर तो मैं कैसा लेंस यूज करूंगा जिसकी थोड़ी सी पावर होगी, वो थोड़ा सा और करेगा काम, यहाँ पे पहुंचा देगा लाइट को। ठीक है, मान ले तेरी लाइट जो है मतलब तेरी आंखों में लाइट वो यहाँ पर मिलती है, समझ आया? तो इतना काम करना पड़ेगा उस लेंस को। तो तेरे एक सेकंड, तो तेरे को कौन सा लेंस चाहिए? तेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ वाला लेंस चाहिए, तो इस स्ट्रेंथ से ही पावर की यूनिट निकल कर आई। पता भी समझ नहीं आया तो तेरे जूम की टाइमिंग बदल गई है। अच्छा सर फॉर्मूला रिवाइज करवा दो प्लीज। ठीक है सर, आज क्लास के एंड में सेटअप दिखा। अबे कितनी बार सेटअप देखेगी तुम बता? डाइवर्ज होगी ना, कुछ भी होगी। अबे कन्वर्ज होती है, कन्वेक्स से कन्वर्ज होती है। बे पागल आदमी, मिरर में डाइवर्ज होता है कन्वेक्स। अबे सचिन जोशी समझ में आया मैंने क्या बोला? ज्यादा समझ में आ रहा है? मानसी बता जब समझ नहीं आया तो पक्का बता जल्दी से। कब दिखाया? लास्ट क्लास में दिखाया? बता जल्दी बता, जल्दी बोल मानसी। ए मानसी, ए मानसी, तुम्हारा वीडियो हैंग हो रही है, हो रही थी। अबे तेरी वीडियो हैंग के चक्कर में मैं चारों बताऊंगा ये। अब रिकॉर्डिंग में देखियो बाद में। चल मैं कैसे, ठीक है सुनो इधर ध्यान से, इधर देखना जरा ध्यान से। अब ठीक है, ये हो गया टॉपिक खत्म। अब मैं क्या कराऊंगा? एक न्यूमेरिकल। ठीक है, कोई सा भी न्यूमेरिकल निकालो, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वो तरीका बताऊंगा। और एक बात सुनना जरा ध्यान से कर, पहले देखो सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक एक क्वेश्चन करा हुआ है, जिन्होंने करा हुआ है। ठीक है, लाइट मैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के एक क्वेश्चन क्यों कराता हूं? ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। सारे क्वेश्चन क्यों नहीं कराता? ताकि तुम मेरे भरोसे ना बैठे रहो, तुम इस भरोसे ना बैठे रहो कि भैया तो करा ही देंगे। देखो यार सिंपल लॉजिक है, पहले भी बोल रहा था न्यूमेरिकल्स के लिए, अभी भी बोल रहा हूँ, वो तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मैं। दूसरी बात ये है कि न्यूमेरिकल को जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अटकते कहां पर। और जैसे तुम अटकोगे ना, और फिर जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर अटकते थे, यहाँ से ऐसे निकलना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसलिए दिमाग लगाना जरा ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं। पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सुनो अब ध्यान से। भैया पास का चश्मा और दूर का चश्मा, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में कौन से लेंस यूज होते हैं? सर ये 11th चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, 11th चैप्टर का क्वेश्चन का मतलब है 11th चैप्टर कौन सा है? क्या नाम है? ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में पहला पेज पलटते ही तीसरे पेज पर एक टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विजन। ठीक है, तो हमारे पास दो बीमारियां होती है, इट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। वो चैप्टर का टॉपिक है, मैं कराऊंगा उसको। डिलीटेड एज पर सिलेबस है लेकिन मैं कराऊंगा, मैंने बोला ना। और मेरे को यही बात बतानी थी वैसे भी। ठीक है, लेकिन अगर तू अभी के लिए पूछ रहा है तो मैं तेरे को बता देता हूँ। अगर तेरे को पास का दिखाई नहीं देता तो तेरे को कनकेव लेंस लगेगा, और अगर तेरे को दूर का दिखाई नहीं देता तो तेरे को कन्वेक्स लेंस लगेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ज्यादातर बच्चों को कन्वेक्स लेंस लगते हैं, खत्म बात। चलो सुनना जरा ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, हटा दो इसको। अब एक दिन दिमाग लगाना जरा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं जो बताने वाला था वो ये समझ लो कि देखो रिलेटेड सिलेबस है ना, बहुत सारा है। ठीक है, ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म का मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया, मैंने चैप्टर 4 का छोड़ा है। ठीक है, चैप्टर 4 का छोड़े का मतलब क्या है कि मैंने चैप्टर 4 का जो डिलीट फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आ रहा है कई सारे स्कूल्स में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बाद का मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सिलेबस से डिलीट हो गया। लेकिन मैं कराऊंगा, जैसे फर्स्ट टर्म का हर एक टॉपिक कराया है वैसे यहाँ पे भी होगा। इससे फायदा ये है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब मुझे इतना ही फायदा है बस। ठीक है, लेकिन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, तो तुम्हारी मर्जी है, इसीलिए मैं क्लास में नहीं करा रहा ताकि मैंडेटरी ना हो कि सिलेबस में तो आ नहीं रहा, तुम वैसे सिलेबस नहीं पढ़ रहे, एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ोगे। तो अगर तुम्हारा मन है पढ़ने का तो मैं संडेज को क्लास रखूंगा, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, सिलेबस में नहीं आएगा वो। अगर किसी का मन है पढ़ने का कि हाँ भैया हम कर सकते हैं और हमें करना भी है, क्योंकि 11th क्लास में तो हेल्प करेगा ना यार वो, इसीलिए। ताकि तुम मुझे बाद में गाली ना दो, टीचर बोलेगा कि 10वीं में था ये, तुम मेरे को बोलोगे यार 10वीं में पढ़ाया नहीं, तो डिलीट हो गए तो तुम्हें याद ही रहेगा, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा हूँ। ठीक है, इससे फायदा मेरा ये है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वरना मैं बहुत आलसी, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है, तो अगर किसी को बैचेस लेने हैं तो मैं संडेज को टाइमिंग्स बताऊंगा। ऐसा नहीं कि संडेज को एक फिक्स टाइमिंग होगी, हर संडे को बदल सकती है वो, क्योंकि मुझे 9th के भी ऐसे करना है। ठीक है, 11th 12th का भी ऐसे करना है। तो इसीलिए प्लीज एक बात याद रखना कि वो टॉपिक संडेज को करेंगे जो डिलीटेड है। भैया आईज वीक कैसे होती है? आईज वीक इस वजह से होती है क्योंकि आपकी जो आईज है ना वो देखो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होती है। पहला फैक्टर है पॉल्यूशन, दूसरा फैक्टर है डस्ट पार्टिकल्स, तीसरा फैक्टर है इंटरनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स का मतलब आपको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। चौथा प्रॉब्लम है कि आपके आई के अंदर लिक्विड्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो बहुत सारे रीजन है यार। ठीक है, आईज वीक होने के बहुत सारे रीजन है। डस्ट सबसे मतलब मैटर करती है, इसलिए बोला था रात को सोते समय मतलब वो डाला ग्लिसरीन ताकि वो डस्ट को बाहर लेकर आ जाए। ठीक है, लेकिन हम करते नहीं ना वो। ठीक है सर जी, एड्रेस नहीं भेजा आपने मंडे का, मंडे की टाइमिंग बता दूंगा और एड्रेस में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल करना है हमें, बताओ कौन सा न्यूमेरिकल कराया जाए, बताओ कौन सा न्यूमेरिकल करना है। कौन सा सर? जीन्स भी इफेक्ट करते हैं, हाँ जीन्स भी इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर शुरू करेंगे ना उसमें इतना डिटेल में बताऊंगा ना सर, आप बोलोगे कि अरे ये क्या बता दिया आपने डिटेल में। ठीक है, अच्छा सुनो, मुकुल ने एक क्वेश्चन बोला था कि भैया सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा दो, जबकि मैंने बता दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ महान है हमारी क्लास में, तो मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। फिर हमने मैग्नीफिकेशन का पढ़ा, ये मिरर के लिए टॉपिक पूरा। ठीक है, सब कुछ मिरर के लिए। मैग्नीफिकेशन का -v/u और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे ना मिरर का कांसेप्ट। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला था वो ये था, क्या नाम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, आपको मैं छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि वहां से बाहर निकल जाएगा, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है वर्ड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या हो जाएगा, एयर या फिर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.8 इन 3 लिख दो सीधा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ना लिखने पर आधा या 1 नंबर कटता है, तो हम क्यों कटवाएंगे, इसलिए ऐसा यूनिट याद रखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेंस की बात आती है, लेंस की बात आती है तो ये आएगा। ठीक है, लेंस के लिए यहाँ पर लिखा, लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला v/u और मैग्नीफिकेशन का हाइट का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फार्मूले पूरे चैप्टर के खत्म हो गए। ठीक है, अब आगे सुनना जरा ध्यान से। अब आगे ये समझना है हमें कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब एक न्यूमेरिकल करना। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे तुम लोग? 8वां, जल्दी बोलो जल्दी। 10.4 10.4 निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एग्जांपल पूछ रहे हैं लड़की जो खुद कर सकती थी थोड़ा थोड़ा चीटिंग मार के, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं भैया। मोबाइल से कैसे होती है आई स्लीप? सर आई मोबाइल से ना हमारे रेडिएशंस निकलती है, ठीक है, उसमें फिल्टर्ड रेडिएशन नहीं होती। ठीक है, तो जब वो रेडिएशन निकलती है ना तो हमारे आई के अंदर सेल्स होते हैं 2 तरीके के, रॉड सेल और कॉन सेल, उनको एक्टिवेट रखती है। ठीक है, जब वो एक्टिवेट रखती है ना तो हम जब सोने जाते हैं तो हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते, और जब डीप स्लीप में नहीं जाते तो आपके वो ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, वो पूरी बॉडी को डिस्फंक्शन करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए बोला जाता है कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप मोबाइल मत यूज करा करो। ठीक है, बुक रीड करो, चाहे कुछ भी रीड करो, ठीक है, मतलब स्क्रीन पर मत रहा करो, मोबाइल या कंप्यूटर या फिर टीवी स्क्रीन पर मत रहा करो। और तुम्हें आजकल ना बच्चों को ये लगता है मजाक, ठीक है, कि अरे क्या होगा, हम तो अभी जवान है, हमारी आइज को क्या होगा। लिटरली कह रहा हूँ, हमारे सबसे बड़ी मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम आइज ही है, क्योंकि तुम उसके बिना क्या कर सकते हो यार, उसके बिना देख नहीं सकते हो। लेकिन तुम हर चीज को जब इतना लाइटली लेते हो ना कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरी आंखों को, तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और अगर आप स्लीप में नहीं जाते हो, डीप स्लीप में, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी दिक्कत करने लग जाती है धीरे धीरे विद द एज। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्लीज इन चीजों को ना, मतलब अपनी बॉडी को लिए तो कम से कम कॉन्शियस रहा करो। ठीक है, अपना सर फोड़ दो किसी का, पड़ोसी के जाके अपनी तैयारी सही से रखो। लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्लीज स्क्रीन टाइम को थोड़ा लो कर दो जितना हो सकता है, क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि तुम्हें जानबूझकर कम करना पड़ेगा, है ना। पहले क्या होता था, पहले अगर मान लो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही होती थी तो हम सोचते थे कि चल अब थोड़ा कम कर दें, अब तो करना पड़ेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, और मैं तुम्हें एक दो तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने आईज को रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बता सकता, अभी हमको मेडिकल करना है। 10.4 आप एक क्वेश्चन बताऊंगा भाई यहाँ से, वो इजी है, कौन सा बताऊं? फिर बता। अब कन्वेक्स लेंस, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 184 पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो यार। ठीक है, अबे भाई कोई सा भी क्वेश्चन लगा दो यार, एक तरीका है मेरे पास, उस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ तो आकर मुझसे फीस ले जा, लेकिन पहले दे देना। फीस से याद आया, फीस आ गया बहुत सारे बच्चों की यार, क्यों गरीब को मार रहे हो यार? देख रहे हो कैसे फटे हुए कपड़े पहने, फटे हुए नहीं है, ठीक है, इतने भी गरीब नहीं है, ठीक है, तो फीस दे दो यार, देखो समझ रहे हो तुम। चलो सुनो, कन्वेक्स लेंस है सबसे पहला पॉइंट ही भाई। एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन में बोलते हुए जा रहे हैं गिवन में लिखते हो जाओ, जैसे मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में करते हैं ना, गिवन टू प्रूव, सेम क्वेश्चन अप्लाई करना है, सेम कांसेप्ट अप्लाई करना है। फॉर्मूले मिटा दूं? पक्का यही फॉर्मूले यूज होंगे, इनके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। लेंस का फॉर्मूला क्या? सुनना, पहले कह रहा है कन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले लिख दो कन्वेक्स लेंस, ताकि तुम्हें साइन कन्वेंशन याद करने में आसानी हो। ठीक है, फिर बोल रहा है एक, ओ भाई साहब ये क्वेश्चन तो सच में बहुत तगड़ा है।
ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन सच में क्यों लग रहा है, क्योंकि इस बार उसने पता क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और लेंस में रियल इमेज बनती है तो पॉजिटिव होता है ना। सुनना जरा ध्यान से, कह रहा है एक निडल है, वो एक दूरी पर रखा हुआ है ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, कह रहा है एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सुनना जरा ध्यान से, कह रहा है कन्वेक्स लेंस है, उसके सामने एक निडल रखी हुई है और वो एक इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। बच्चे यही गलती करते हैं, मैं एक बार और लाइन रीड कर रहा हूं, समझना जरा ध्यान से। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर को बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है। आया समझ में मैंने क्या बोला, इसीलिए तो वो बोल रहा है ये बनाता है, मैंने फॉर्म्स पे स्ट्रेस दिया ना, इसीलिए बोला कि इट फॉर्म्स इतनी ये वाली इमेज इतनी दूरी पर, तो इमेज डिस्टेंस देता है, इमेज डिस्टेंस मतलब v, और कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, उसने रियल एंड इन्वर्टेड बोला है, तो रियल बोलते ही क्या होगा, ये प्लस। आया समझाने क्या बोला, अगर लेंस की जगह पे मिरर होता तो रियल का मतलब क्या होता, माइनस, है ना। चलो आगे चलते हैं। वेयर इज अ निडल प्लेस, कह रहा है निडल कितनी दूरी पर रखी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई साहब, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। समझ में आया मैंने क्या बोला, दोनों की हाइट बिल्कुल है। पावर भी निकालेंगे, पावर तो ऐसे निकाल देंगे यार, पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ आनी चाहिए। भाई ये क्वेश्चन सच में बहुत बढ़िया वाला है, ठीक है, गलती से बता दिया मैंने, अगर मुझे पता होता ना ये वाला बताना तो मैं तो वैसे ही बना देता। चलो ठीक है, सुनना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो इसमें तुम्हें एक दिमाग लगाना है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, वो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/v, अगर लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो v, u और f, इन तीनों में से ना वो कोई दो चीज देता है, एक चीज पूछता है, फिर उससे रिलेटेड आगे की चीजें पूछता है ना। नॉर्मली ये करता है वो, या तो u और f दे देगा, या तो v और f दे देगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक दो चीज देता है। इसमें पता है इसने क्या करा, एक ही चीज दी। समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। इस बात का मतलब क्या है, इससे पता है क्या बता के चला गया वो, इनडायरेक्टली क्या बता के चला गया, मैग्निफिकेशन पर। पूछो कैसे, अबे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो कट ही जाएगा, तो बन गया आएगा आंसर। मैग्निफिकेशन 1 हो गई। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, कौन सा, v अपॉन में u वाला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v अपॉन में u, u तो v तो तुम्हें पता है, मैग्निफिकेशन तुम्हें अभी भी पता है, u कितनी आ गई, आया समझ मैंने क्या बोला, v की वैल्यू 50 डालोगे, m की वैल्यू 1 डालोगे तो u की वैल्यू नहीं निकल कर आ जाएगी। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला, खत्म हो गया, u भी आ गया, v तुम्हें पता है, अब बता f निकाल पाएगी कि नहीं, f निकाल दोगे, f निकालने के बाद पावर निकालने के लिए क्या तुम्हें कुछ देना पड़ेगा क्या एक्स्ट्रा, नहीं अभी नहीं निकलेगा, सेंटीमीटर में है सब कुछ, पावर निकालने के लिए पहले मीटर, यही तो तुम भूल जाते हो, और फिर यूनिट भूल जाओगे, तो यूनिट क्या है उसकी, डायप्टर, डॉक्टर मत बोल देना, डायप्टर, डी लिख दो, कंफ्यूजन खत्म करो, कैपिटल डी लिखो बस, खत्म। बता समझ में आया, करके भी दिखा सकता हूँ यार, ये सेंटीमीटर से मीटर में कैसे करते हैं कन्वर्ट, ये हुआ ना क्वेश्चन भाई, ये ऑनलाइन वाले बच्चे ने पूछा है, हिमांशु नेगी ने, कि मीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने लायक तेरे को इतने सारे तरीके, तेरे को मिलीमीटर तक बता रखा है मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अबे सुनना, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, भाई 100 सेंटीमीटर, सचिन जोशी तू पिट जाएगा मेरे हाथ से। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है कि नहीं, कितना सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, 50, 1 अपॉन में 100 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना कन्वर्ट करना है, 50, दोनों तरफ 50 मल्टीप्लाई कर दें, तो 50 अपॉन में 100 मीटर बराबर होता है 50 सेंटीमीटर, के लिए आ गया 1 0 से 1 0, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर बराबर होता है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर की जगह पे क्या डालेगा, 0.5 मीटर, तो पावर तो मैं ही निकाल देता हूं, ये 0.5 मीटर, पॉइंट हटा, 10 आ गया, आया समझ मैंने क्या बोला, ये लो मैंने सब कुछ निकाला, बस यहाँ पे वैल्यू डाली है, जो भी निकल के आ जाएगा यार, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, 100 से डिवाइड, हाँ मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया ये, ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल सकता था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बताया तो 100 से डिवाइड बताया था तुम्हें, ठीक है, जब मैं पावर वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इसीलिए बताया ताकि तुम हर बार
पूछो ना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो भैया 0.5 वही ठीक है। पावर डेसिमल में नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। अबे चश्मा तो पावर का पॉइंट भी होता है। कभी तूने सुना है किसी से कि मेरी आंखों की पावर 2/3 है? अबे सीधा सीधा बोलता है वो 0.5, 0.75, 1 या फिर ऐसे, ठीक है। माइनस का क्या होता है? यार ये बच्चे ने ऐसा पाप करा है ना इस लड़की ने, मैं इसको इतना मारूंगा ना। कह रही प्लस माइनस क्या होता है? अबे बेवकूफ लड़की, पावर की जब वैल्यू डालेगी, पावर का फॉर्मूला क्या था? ये था ना फॉर्मूला 1/f, तो f की वैल्यू प्लस और माइनस के साथ में डालेगी। अब सुनो, ये भी रिलेट कर सकते हैं। अभी जो मुकुल ने पूछा था, पता नहीं अनुभव ने पूछा था, ये भी रिलेट कर देता हूं हम लोगों में। सुन लो, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, है ना। अब पावर का फॉर्मूला 1/f है। f याद करना किसका नेगेटिव होता है? f किसका नेगेटिव होता है? कनकेव का होता है ना, कनकेव का नेगेटिव। तो अगर तुम्हारी पावर नेगेटिव में आ रही है कुछ, किसी ने मेरे को बोला कि भैया मेरे चश्मे का नंबर माइनस का 0.5 है, तो मैं सोचूंगा माइनस तो फोकल लेंथ माइनस तब आंसर आएगा जब माइनस की f रहा होगा, और माइनस का f कनकेव का होता है, कन्वेक्स का, कनकेव का। तो उस बंदे को कौन सा लेंस लगा हुआ है? अब बता, है ना। और कनकेव का लेंस लगाओ, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया थी उसकी दूर की आंख खराब है। समझ में क्या बोला? किसी का प्लस का आ रहा है, उसने बोला कि मेरा चश्मे का नंबर, सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो। किसी ने मेरे को बोला कि +1 है मेरे चश्मे का नंबर, मैं बोलूंगा +1 का मतलब होता है पावर प्लस में है। पावर प्लस में तो उसका मतलब फोकल लेंथ प्लस में रही होगी, फोकल लेंथ प्लस में रही होगी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ प्लस किसकी होती है? कन्वेक्स की। तो उस बंदे को कौन सा लेंस लगा हुआ है? कन्वेक्स। आया समझ में? अभी दिव्या समझ में आया? मैंने इतना आसान था यार ये। ऑब्जेक्ट f1 पर है भैया, f तो 0.25। यार ये सब मत करो, ये न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा तुझे, फिर ये सब मत डालो अभी इसके अंदर, ठीक है। पूछो और पूछो। ये अगर नहीं आया तो यार इसमें था क्या, मैं क्या बताऊं इसके अंदर, ठीक है। पूरा सॉल्व करके बताऊंगा क्या? पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई और क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन पूरा सॉल्व करने के लिए बहुत आसान था भाई। ये चीज यहाँ से मैग्निफिकेशन तक जो मैं लेकर गया हूं ना, बस यही था कॉन्सेप्ट कि मैग्निफिकेशन 1 आ गई, ये प्रेडिक्ट करना दिक्कत था, यही थी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ लो, एग्जांपल मत पूछना, उसका आंसर तो बुक में भी है। लेकिन 10.4 जो एग्जांपल है ना, उसमें बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है जो मैं बार-बार बताते हुए आ रहा हूं कि मैं स्क्रीन कितनी दूर रखूं। तो इसका मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस पूछना है। कभी भी वो बोलेगा ना कि स्क्रीन कितनी दूर रखो, तो अपने आप ही वो ये बोलना चाहता है कि ऑब्जेक्ट कितनी, इमेज कितनी दूर पे बना, तुम्हें v निकालना है, ठीक है। जल्दी पूछो भैया, इसमें m = -1 होगा ना? हाँ, इसमें m = -1 होगा, बिल्कुल ठीक है। m = -1 इसलिए होगा क्योंकि क्या नाम है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल कर आएगा फिर वो बता पॉजिटिव निकल कर आएगा, ठीक है। ठीक है, पूछो कौन सा क्वेश्चन बताओ, लाओ। 15 किसने बोला? 15 तूने बोला। 15 करते हैं यार, अभी ये मैं पूरा ही करा देता हूं, वरना तुम दोबारा लटका दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 186 कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 7 लेंस का है ना, ये पक्का देखने दे। मिरर का है यार, ये बता दूं, मिरर का बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है चलो। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कनकेव मिरर से, तो कनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस में होती है हमेशा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ भी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस होती है, ये लो माइनस, ठीक है। आगे सुनना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड। आगे ना वही क्वेश्चन कह रहा है कितनी दूरी पर स्क्रीन रखूं, सिंपल सी भाषा में वो v पूछना चाहता है, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो v निकालना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इसका नेचर भी बताओ। नेचर तो प्लस और माइनस के साइन से पता लग जाएगा, और साइज भी बताओ, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा इसका, यहां पे दिख रहा है 1/v प्लस 1/u, क्योंकि मिरर इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू क्या है पता नहीं, प्लस u की वैल्यू 1/- का 27 इज इक्वल टू फोकल है माइनस का 18। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू, ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, तो प्लस का 1/27। इसका आंसर निकालो यार, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सुनना 1/v इज इक्वल टू, में एलसीएम निकालो 28 और 27, 18 और 27 का। 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा यार? कितना होगा जल्दी बोलो, 3 से करो, ये कितने पे आएगा? 6 54। ये लो 18 3 54, 3 - 3, ठीक है।
27 दूनी 54, ठीक है, तो 2, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/54, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 54 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस पता लग गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रख। दूसरी बात, नेचर पूछा है तो माइनस का आ रहा है, मिरर में माइनस का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। अब क्या बात बची, साइज, है ना। साइज का फॉर्मूले के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए, पता है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, लेकिन मैग्निफिकेशन भी पता होनी चाहिए, तो पहले हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले है, हाइट वाला तो अप्लाई होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मूला तो है, लेकिन आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ये थोड़ी पता है, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, -v/u। अब सुनो, v तुमने अभी निकाला है, u तुम्हें पता है, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल जाएगी, उस मैग्निफिकेशन यहाँ पे डाल दो, कर देते हैं, ठीक है। माइनस का 54 कहाँ पे, यहाँ पे लिखो, ठीक है। सुनना, मैग्निफिकेशन का माइनस का पहले से है और एक माइनस का 54 यहाँ पर है, अपॉन में u कितना है, माइनस का 27, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, माइनस की 2। अब यहाँ पे डाल दो, मैग्निफिकेशन का इक्वल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस की 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, माइनस की 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 14 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कितनी बड़ी बनेगी 14 सेंटीमीटर की। माइनस क्या दिखा रहा है, उल्टी इमेज बन रही है, माइनस ये दिखा रहा है, हाइट कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, तो ये क्या दिखा रहा है, उल्टी इमेज है, ये तो हमें पहले पता लग गया था, कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बोल दिया था हमने यार भाई, यही माइनस का आ गया था, तो मैंने खुद ही बोल दिया था रियल एंड इन्वर्टेड, और उस बात को इसने और प्रूव कर दिया, इस माइनस ने और प्रूव कर दिया कि पक्का इन्वर्टेड इमेज है। अगर इरेक्ट इमेज होती है ना, सीधी इमेज होती तो पक्का पॉजिटिव ना आता है, लेकिन अच्छी बात है उल्टा ही आ रहा है, और ये बात हम पहले पूरा आंसर ये है इस क्वेश्चन का। पता समझ में आया कि नहीं, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, और पूछो, ठीक है भैया। इसमें शार्प फोकस इमेज क्यों दिया है, शार्प फोकस, यार खुद सोचना है यार, कैसी बातें कर रहा है यार, क्या है लविश, सुन मेरी बात, मैंने ये बता रखा है, मैंने ये भी बता रखा है, और कौन से कॉन्सेप्ट में बता रखा है, जब साइन कन्वेंशन मेरे का खत्म हुआ था ना, और जब मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था उसके बाद बता रखा है, तुम ध्यान तो देते नहीं हो क्लास में। सुनो इधर, मान ले स्क्रीन मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, और इस इमेज जो है ना वो यहाँ पर बन रही है, समझिए ज्यादा, इस हाथ की इमेज यहाँ पर बन रही है, लेकिन स्क्रीन यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर इमेज शार्प बनी तो एकदम बढ़िया वाली इमेज बनती है, लेकिन वो थोड़ी दूर आएगी तो ब्लर नहीं हो जाएगी यार, आया समझ में क्या बोला। इसलिए वो बोल रहा है कि स्क्रीन को ऐसी जगह पर रखो, मतलब तुम्हें यहाँ पर रखनी पड़ेगी कि इमेज एग्जैक्टली वहीं पर बने, तो शार्प इमेज का मतलब है एकदम साफ इमेज, समझ में आया क्या बोला। तो अगर तू जितना पीछे रखेगा, खुद सोच, प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे पर्दा लगता है, पर्दे को एक फिक्स पोजीशन पे रखना पड़ता है, पीछे रखोगे तो ब्लर इमेज बनती है, आगे रखोगे तो बड़ी इमेज बनती है, एक फिक्स पोजीशन पे रखोगे एग्जैक्टली पूरी स्क्रीन पर एकदम साफ इमेज बनेगी, तो वो क्या नाम है, शार्प इमेज का मतलब है एकदम साफ इमेज, ठीक है। और पूछो, और पूछो, बस इतने से डाउट थे। अबे वो मैं क्या ले रहा नहीं, मैं लोरी सुना रहा हूं, 7 11 और 17 तुम्हारा होमवर्क है, चलो ठीक है। अब सुनो तुम्हारा होमवर्क क्या है, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सारे तुम्हारे होमवर्क है, सुनना जरा ध्यान से। पहले पेज नंबर 185 के मार्क करना फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अबे लेंस और मिरर और पूरा चैप्टर खत्म करा दिया, अभी भी क्वेश्चन नंबर बताऊंगा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 तक अगर नहीं हुआ तो मैं एक घर पर आकर, बेटे मच्छर मत मार, यहाँ पर पाले हुए हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करना है। ये तो टेक्स्ट वाले हुए, इन टेक्स्ट वाले कौन करेगा, तुम करोगे, एग्जांपल्स कौन करेगा, तुम करोगे यार भाई, सब कुछ तुम ही करोगे क्योंकि मैंने सब कुछ करा दिया। एक क्वेश्चन भी, इधर सुनो, एक क्वेश्चन में भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना तो उसको मार्क करो और मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बता कौन सा क्वेश्चन बोला तूने, 7th बोला इसने क्वेश्चन, ये तो मैंने होमवर्क दिया था, मैं बता देता हूँ, 11 बोला इसने और 70, चलो 7 क्वेश्चन कर दिया। हमको एक इरेक्ट इमेज चाहिए, एक कनकेव मिरर को यूज करते हुए, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है,
कह रहा है कितनी दूरी पर मैं क्या रखूंगा, एक इमेज ऑब्जेक्ट रखूंगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ, ये ना बातों वाला क्वेश्चन है, बातों वाला क्वेश्चन मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और कौन सा है, मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कौन, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है भाई, एक ही केस है, लास्ट केस, ये जो मिरर के पीछे जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। लो आंसर आ गया इसका, छठा केस बना के दिखा दो इसको। पहली रे पैरेलल भेजो, कहां से पास होगी, टकरा कर कहां से पास होगी, सॉरी ऑप्टिक वो क्या नाम है, और पोल पे भेजो नीचे से पास हो जाएगी और दूसरी फोकस से पास हो जाएगी, दोनों जहां पे नहीं मिलेगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। छठा केस है। चलो 11वां क्वेश्चन देखना, कह रहा है कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, और इमेज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब v दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो f दे रखा है, इधर देखना, इधर मिटा दिया, f दे रखा है, v दे रखा है, u निकालना है। यार ये तो फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चन, कुछ भी आंख बंद करके उंगली रख दी क्या, लेकिन इसका रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बना दोगे तुम, ठीक है। बना कैसे दोगे, सबको सेंटीमीटर जो जो दिया हो उस हिसाब से नाप के देना, और नापने के बाद एग्जैक्टली जहां पर मिलेंगे वहीं पर मिलेगी। प्लीज डिस्टेंस नापना और स्केल का यूज करना, लाइन खींचते समय, दो काम करना, अपना भी इमेज वहीं पे बनेगी जहां पर तुम्हारा आंसर आएगा, अपना भी वहीं पे बनेगी। भैया 1 सेकंड। 17th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। करेक्ट, डॉक्टर ने एक बच्चे को बोला हुआ है, किसी को भी बोला हुआ है, करेक्टिव लेंस लगाओ प्लस 1.5 डायप्टर का। प्लस 1.5 डायप्टर मतलब देखते ही मेरे को क्या आएगा, प्लस की पावर, पावर प्लस किया तो फोकल लेंथ प्लस की रही होगी, और फोकल लेंथ प्लस की तो कनकेव कन्वेक्स की होती है, तो कन्वेक्स मिरर बोला हुआ है, यही क्वेश्चन पूछेगा। जरा फाइंड द फोकल लेंथ निकाल दोगे, ये जो उल्टा है, p = 1/f फार्मूला होता है ना, तो जब p दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो प्लस का मतलब कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। पूछ मार्क से भैया जो 11th क्वेश्चन था उसमें 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, पूरा स्केल ही 15 सेंटीमीटर का होता है, तो कितना बड़ा। हाँ तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अबे मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन ना कभी भी पेपर में नहीं आते, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। पेपर में दो तरीके क्वेश्चन नहीं आते, एक तो जिसमें हाई कैलकुलेशन होती है, साइंस की बात करो, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, जिसमें हाई कैलकुलेशन होती है, दूसरे वो क्वेश्चन जिसमें मेजरमेंट ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, साइंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे करेगा, वो इसी को शॉर्ट कर देगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर देगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो इसकी टेंशन मत लो कि इतना सेंटीमीटर होता नहीं है स्केल में, हम कहां से बनाएंगे वो ये क्वेश्चन। आपकी आवाज आ रही है पर आप हिल नहीं रहे। कोई बात नहीं, आवाज सुन ले, आवाज बहुत अच्छी है हमारी। एमसीक्यू का 4th क्वेश्चन बता दो, एमसीक्यू का 4th क्वेश्चन बता दो, ठीक है। एमसीक्यू का 4th क्वेश्चन, एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, अच्छा। अब ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम देख लेते हैं अभी, 1 घंटा हो गया पूरा, वाह आज हुई ना क्लास। तो सुनो जरा, कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर, पता लगा तो 1 घंटा हो गया, देखा क्या मस्त पढ़ाता हूं। सुनो आगे, के पक गई वो भी वैसे कुछ है ना, नींद आ रही है ना, देखो वो पीछे बासी ले रहा है, कह रहा है भैया मास्क का ये तो फायदा। सुनो इधर, कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, उन दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है अब सुनना जरा ध्यान से, द और दोनों क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। यार माइनस देखकर ही बता दो ना यार फोकल लेंथ, अरे आज ये जूम द्वारा लंबा कर दिया इसने भाई, माइनस का देख के बता दो ना कौन सा लेंस होगा, ये कनकेव या कन्वेक्स, क्या बताऊं, ठीक है। माइनस का कनकेव होगा, ठीक है, तो दोनों की फोकल लेंथ माइनस की है, कनकेव होगा ना यार, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और था यार, मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये ना ज्यादा उनमें पूछा जाता है, हॉर्स टाइप क्वेश्चन में, या फिर तुम्हारे जो तुम ओलंपियाड वगैरह देते हो उसे पूछता है। दूसरा है क्वेश्चन ये है कि मान लो, फॉर ध्यान से सुनना है वाला क्वेश्चन, मान लो एक मिरर है, सॉरी लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो फॉर एग्जांपल ये f1 है, ये 2f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f2 है और ये 2f2 है। कह रहा है मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी लगा लो, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, पता है करा क्या, उसने एक ब्लैक पेपर लिया, ठीक है, ब्लैक पेपर या फिर कपड़ा कुछ भी लिया, इसको ढक दिया। अब वो 3-4 चीजें पूछ रहा है इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। सुनो, इमेज जैसे बनती है वैसी बनेगी, इमेज बनेगी ही नहीं, इमेज ब्लर्ड बनेगी, या फिर नन ऑफ द अबव, बताओ। मैंने इसको डार्क पेपर से ढक दिया, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, तो इमेज सेम बनेगी जैसे बनती है नॉर्मली, ठीक है। इमेज बनेगी ही नहीं, या फिर ब्लर्ड इमेज बनेगी, सेम बनेगी भैया। कुछ बच्चे बोल रहे सेम बनेगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या बोला तुमने, बनेगी ही नहीं। आंसर तीसरा वाला है, ब्लर्ड इमेज बनेगी। खुद सोचो, ये वाली रे पैरेलल गई और ये तो कुछ तो बनाएगी स्क्रीन पर,
स्क्रीन पर कास्ट तो होगी ना, ये वाली रे पास नहीं हो रही है। ये रे पता है क्या करती है, ये रे उस चीज को और ज्यादा फिल्टर करती है, पॉइंट आउट करती है कि यहीं पर सब काम हो रहा है, ठीक है। एक इमेज रास्ता दिखा रही है, दूसरी रे इमेज जैसी मिलती है ना, वो पॉइंट आउट करती है कि यहाँ पर बनना चाहिए, तो दूसरी रे तो आ ही नहीं पाई। इसने कम से कम ये तो बता दिया कि स्क्रीन यहाँ पर है। आया समझ में मैंने क्या बोला, इसमें ब्लर्ड इमेज बनेगी, ये आंसर है इसका। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला, प्लीज याद रखना। लेकिन अगर वो ऐसे करते कि इसको ऐसे में ढक देता, ऐसे में ढक देता, मतलब इधर की साइड का ढक देता, तब बिल्कुल भी इमेज नहीं बनती, क्योंकि तब कोई भी इमेज पास नहीं हो पाती। तो ये मिरर की तरह काम करने लग जाता फिर तो, है ना, फिर तो मिरर की तरह काम करता। तो तुम बता देते कि भाई अब ये मिरर की तरह काम कर रहा है, वो भी ऑप्शन में होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनते हैं। सर नया मैंने क्या बोला, खत्म, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म। अगर किसी को कुछ पूछना है तो सेम इमेज बनेगी, गलत है, ठीक है। एमसीक्यू का ठीक है, कनकेव ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला था वो ये बात ये है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे, ठीक है। एक दो तीन चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना एंड में। पहली चीज ये कि 1 दिसंबर से जो बैच बनेगा मॉर्निंग में 5:30 बजे वाला है। मैक्सिमम चांस है कि वो दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे, लेकिन ज्यादातर ऑफलाइन मैं सोच रहा हूँ, ऑफलाइन ही रखूंगा उसको। लेकिन तुम बच्चे ज्यादा हो तो, क्योंकि कुछ दिन बाद ना अपने आप ही डाउन होने लग जाते हैं, किसी के बस की नहीं होता बैच को कंटिन्यू करना। जो कंटिन्यू करता है उसी के मार्क्स आते हैं। दूसरी चीज, मंडे को एक नया बैच चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अपने दोस्तों को बोल देना अगर किसी को ज्वाइन करना है तो। फर्स्ट टर्म का बैच किसी को ज्वाइन करना है तो एक फोटो भेजूंगा मैं। तीसरी चीज, संडेज को डिलीटेड चैप्टर्स की क्लास होगी। डिलीटेड कब तक नहीं, हमारे लिए मार्च तक, सब कुछ है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, मैं डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई अब तो पढ़ लो प्लीज। मैंने 9th क्लास को कल एक वीडियो में, मतलब मैंने कल पढ़ाया नहीं था कोई बैच सेशन में, तो उनको पूरा एक वही बताया था कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। वो 9th और 10th दोनों के लिए मैंने उसमें नाम नहीं लिया, 9th क्लास स्पेशली इसीलिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज डोंट रिलाई ऑन, उस वीडियो में यही बोला हुआ है, डोंट रिलाई ऑन मी एंड डोंट रिलाई ऑन ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। प्लीज एनसीईआरटी के अलावा बुक्स रेफर करना चालू करो। और जब बोर्ड्स के एग्जाम होते थे ना, तो पता है क्या बोला जाता था, तब बोला ये जाता था कि बेटा 3 महीने हैं, 3 महीने में पढ़ लेंगे। तो सर आपके 3 महीने में से 1 महीना जा चुका है, दैट इज नवंबर। समझाया मैंने क्या बोला। अब तुम्हारे पास दिसंबर है और जनवरी है, तुम्हें लग रहा है कि फेब भी है, तो तुम्हें शायद पता होगा कि फेब पहली बात तो खुद ही आधा होता है, 28 दिनों का, और उसमें भी 15 तारीख से पेपर 100% स्टार्ट हो जाते हैं। हम बैच ही बंद कर देते हैं, तो क्या पढ़ोगे, समझ आया। तो प्लीज अब तो 2 महीने बचे हैं, और अभी भी नहीं, अगर किसी का मन है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने, तो अभी 2 महीने में बहुत अच्छे से खींच सकता है, ठीक है। मैं साइंस खिंचवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, तो बाकी सब्जेक्ट को तुम अपने टीचर से बात करो, फिर अपने पढ़ लो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं, मुझे साइंस से मतलब है। तो अभी भी मार्क्स बहुत अच्छे लाए जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक पता है क्या हो जाना चाहिए था, नॉर्मली जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने का, उनका क्या हो जाता है, जो मैंने खत्म कराया, जो मेरा सब्जेक्ट चैप्टर बचा ना, फिर वही बचे, बाकी सबके वो एक्स्ट्रा बुक से पढ़ चुके होते हैं। एस्टान वगैरह, एक्स्ट्रा अगर तुम रेफर करो तो एस्टान वगैरह खत्म कर चुके होते हैं, और वो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे न्यूमेरिक मतलब वो मॉक टेस्ट वगैरह दो। लेकिन तुम उतने अच्छे नहीं हो, मुझे पता है, इसलिए प्लीज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला खेल खेल लो चाहे तो, ठीक है। धीरे धीरे चलो, लेकिन प्लीज खत्म करना चालू करो, और एनसीईआरटी के भरोसे मत रहो। एनसीईआरटी के नोट्स खत्म अच्छी तरह करने के बाद, नोट्स अच्छी तरह करने हैं, नोट्स खत्म करने के बाद एनसीईआरटी पर आओ। एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद अगर सपोर्टिंग मटेरियल से मन कर रहा है तो पढ़ लो, उनसे भी अच्छी बात है वो करना, फिर एक एक्स्ट्रा बुक जरूर उठा लो, ठीक है। प्लीज एनसीईआरटी के भरोसे मत रहो, लेकिन एनसीईआरटी के बिना कहीं पर जाओगे तो भी बेवकूफी है। एनसीईआरटी पे ही रहोगे तो बेवकूफी, और एनसीईआरटी के बिना कहीं और बुक पे जाओगे तो भी बेवकूफी है। प्लीज एनसीईआरटी को खत्म करो, फिर एक्स्ट्रा बुक पर मूव करो, ठीक है। चलो भैया, प्री बोर्ड्स है इस मंथ, पता है मुझे सबके प्री बोर्ड होते हैं इस मंथ। अगर तब भी तुम नहीं सब सुधरोगे, एक बात और याद रखना, सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारा प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, कि प्री बोर्ड के बेसिस पर तुम्हें प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए प्री बोर्ड तक मुझे सिलेबस खत्म कराना होता है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया मेरा सिलेबस। समझाया मैंने क्या बोला, क्यों मिलते हैं मैं बता देता हूँ तुम्हें, सुनो। देखो सीबीएसई ये मानती है, सीबीएसई सबसे घटिया बोर्ड है, पहले बात तुम्हें पता ही है, सबसे आसान बोर्ड है। सीबीएसई ये मानती है कि बच्चों वाइवा जब होता है ना, मतलब जो टीचर आता है एक्सटर्नल, ठीक है, सीबीएसई ये मानती है कि बच्चे को ना कभी कभी हेजिटेशन होती है, ठीक है, बच्चा नहीं बोल पाता, ठीक है। जबकि आजकल ऐसा सिनेरियो तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, वो प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स क्यों लगाए जाते हैं, वो इस टीचर अपनी मर्जी से भी लगा सकता है। मान लो टीचर को तुम बहुत अच्छे फेवरेट, तो टीचर के तुम्हारे मार्क्स अच्छे लगा दिए, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बहुत बेकार है, तो टीचर पे ब्लेम आ जाता है, ठीक है। टीचर का ब्लेम आ जाता है, टीचर पर ब्लेम आ जाता है, इसीलिए वो प्री बोर्ड के बेसिस पर लगाते हैं कि प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स है तो यहाँ पे अच्छा ही करा होगा उसने, ऐसा मानते हैं। इसलिए प्री बोर्ड में अच्छी तरह जान लगाकर मेहनत कर लो, ठीक है। और प्री बोर्ड एक मेजरिंग मेथड होता है कि प्री अगर बोर्ड्स में चीटिंग ना चली, तो मैं प्री बोर्ड में मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना कर रहा था, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इतनी और मेहनत मुझे करनी है, ठीक है। प्री बोर्ड तक खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। प्लीज प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर सीरियसली कर लो, और याद रखना 20 नंबर के प्रैक्टिकल में अगर 17 या 18 से कम आ रहे हैं तो घटिया नंबर, तुम पढ़ने में कुछ भी हो,
तुम्हारे 100 में से 10 नंबर भी 1 नंबर भी आता था ना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में 20 में से 17 नंबर आ रहे हैं तो तुम सबसे घटिया स्टूडेंट हो, ये बात याद रखना। क्योंकि 20 में से 18, 19, 20 मिलते ही मिलते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन उससे कम मिल रहे हैं तो प्लीज सुधार लो। टीचर से पंगे मत लो बिना वजह के, स्कूल से आजकल तो स्कूल जाने लो, लेकिन टीचर से मजे मत लो, मार्क्स काट लेगा, ठीक है। और स्पेशली मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम स्पेशली बता सकता हूँ जिनके टीचरों ने घटियापन इसी साल यही करा था और मेरे कई सारे स्टूडेंट से मार्क्स डाउन हुए थे, ठीक है। प्लीज ये मत करना हरकतें, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वाले तो स्पेशली मत करना और गवर्नमेंट वाले भी मत करना। वह लोग फोकल लेंथ कम हो तो इमेज ज्यादा बड़ी बनेगी। ये यार तू चैप्टर 11 पूछ रहा है पूरा, चैप्टर 11 में एक और टॉपिक है, डिफेक्ट्स बताया था ना उससे पहले वाले पेज पे, एक और टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का टॉपिक, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई उसके अंदर, टेंशन मत ले, ठीक है। ये जो डाउट्स है ना मार्क कर लिया, फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे, ठीक है। जब वो चैप्टर पढ़ेगा तब मैं तेरे एक एक डाउट का आंसर देता रहूंगा, ठीक है। चलो मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ इसीलिए ताकि तुमको ये विश्वास हो जाए कि हाँ वहाँ पर है। पहला पेज है ना चैप्टर नंबर 11 का, उसका सेकंड पेज निकाल, वहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन नाम का टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा बड़ी बनेगी प्रेयर, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड लक, ठीक है। मंडे से नया चैप्टर, प्लीज मिस मत करना, मिलते हैं, बाय।